हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है कार्यपालिका से हम कुछ प्रश्न को लेकर के आए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को। इससे पहले भी हमने कार्यपालिका चैप्टर से एक वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उसको जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसके अलावा प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट को, सारे विषय को, इसके चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर से वहाँ भी हमने वीडियो बना करके अपलोड कर रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है, तो आप देखें। तो आज हम देखते हैं कार्यपालिका क्या है। तो कार्यपालिका को समझते हैं। कार्यपालिका संसदीय कार्यपालिका पद्धति का प्रमुख लक्षण है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों में, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में। भारत में भी संसदीय पद्धति अपनाई गई है, हमारे देश में भी, इसलिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है। तो कुछ अंशों में संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और कुछ अंशों में कार्यपालिका संसद पर। अब दोनों पक्ष पर अलग अलग विचार अगर हम करें तो देखते हैं पहले कि सांसद का कार्यपालिका पर कैसा नियंत्रण है, किस प्रकार का नियंत्रण होता है। तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद सदस्यों को अनिवार्य रूप से संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ता है, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। तो यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति मंत्री नियुक्त हो जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो उसे 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है और संसद का बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल ही अपना मंत्रिमंडल बनाता है। और इसके अलावा मंत्रिमंडल तभी तक पदारूढ़ रहता है जब तक उस दल को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। तो जिस समय संसद का विश्वास समाप्त हो जाएगा, मंत्रिमंडल को भी त्याग पत्र देना पड़ता है। अब संसद पर कार्यपालिका का नियंत्रण किस प्रकार का होगा, तो इस बात से संसदीय पद्धति में होता है कि संसद ही कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, परंतु व्यवहार में संसद पर भी कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री संसद में बहुमत प्राप्त दल के प्रभावशाली नेता होते हैं, अतः उनकी बात अधिक प्रभावकारी सिद्ध होती है। तो प्रधानमंत्री संसद का भी नेता होता है। राष्ट्रपति उनकी सिफारिश पर लोकसभा को समय के पूर्व विघटित कर सकता है। अगर सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसको कार्यकाल से पूर्व ही उसको विघटित कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा समर्थित सभी विधेयक, बजट या अनुदानों की मांग संसद द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है। मंत्रिमंडल संसद का मार्ग निर्देशन करता है और उसका कार्यक्रम और समय भी निर्धारण करता है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि संसद और मंत्रिमंडल दोनों एक दूसरे के नियंत्रण और निरीक्षण रखते हैं। और संसद और मंत्रिमंडल अर्थात विधायिका और कार्यपालिका जो होगा, एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक होगा। तो दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध भी होगा। और भारत में भी इसी तरह का संसदीय पद्धति है, जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसका। तो कार्यपालिका का अर्थ होता है व्यक्तियों को उस समूह से जो कायदे कानून को, संगठन को रोजाना लागू करता है। कायदे कानून का संगठन को जो रोजाना लागू करता है उसी को कार्यपालिका कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या होगा। तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य में से पहला कार्य है कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा कार्य है कि कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भी भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति है तो कहीं चांसलर होते हैं, तो हमारे देश में तो राष्ट्रपति है। और तीसरा कार्य है कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है। सिविल सेवा के सदस्य भी शामिल होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार के जो प्रधान होंगे यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, इनको राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होंगे।
लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं तो उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्यपालिका 2 प्रकार के, पहला है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर, और दूसरा है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत के आधारित प्रणाली पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, जिसमें होगा संसदीय प्रणाली। तो सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है। सरकार का जो प्रमुख होता है, बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, तो उनको प्रधानमंत्री कहा जाता है। वह विधायिका में बहुमत वाले दल के नेता होते हैं। वह विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। और देश का प्रमुख इसमें से कोई भी हो सकता है, राजा या राष्ट्रपति। जहाँ राजतंत्र वहाँ राजा होंगे, जहाँ राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति होंगे। तो हमारे देश में तो प्रजातंत्र है, तो राष्ट्रपति हमारे देश का प्रमुख है। और दूसरा बात है अर्ध अध्यात्मक। तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होगा अर्धआध्यात्मक प्रणाली में, और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होंगे। जबकि प्रजातंत्र और लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इसी तरह से अध्यात्मक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होंगे और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख। प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा। और दूसरा है कि एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। तो इसमें अध्यात्मक में हो जाएगा, अध्यात्मक प्रणाली में होगा कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होंगे और वही सरकार का भी प्रमुख होंगे। एक ही आदमी के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है, तो एक ही आदमी होंगे, देश का भी प्रमुख और सरकार का भी प्रमुख। तो राष्ट्रपति होंगे देश का प्रमुख और सरकार का भी। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जबकि हमारे संसदीय प्रणाली भारत में है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा नहीं होता है, बल्कि एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का वर्णन कीजिए। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के विशेष अधिकार निम्न प्रकार से है। पहला है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने से राष्ट्रपति अपने विवेक प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। पुनर्विचार के लिए एक बार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भेज सकते हैं अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए। यह राष्ट्रपति का अधिकार है। और दूसरा अधिकार है, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है, वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास, जिसमें वह सांसद द्वारा पारित धन विधेयक को छोड़ करके, तो धन विधेयक का वर्णन आर्टिकल 110 में है। तो धन विधेयक को छोड़ करके बाकी जितने भी विधेयक होगा उसको संसद द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या फिर स्वीकृति देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति का अधिकार है वीटो शक्ति। और तीसरा अधिकार है, तीसरे प्रकार का विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार पर कोई प्रश्न ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है तथा इनको किस प्रकार इनके पद से हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं भारत में, और उसको भी उसी तरह से चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति को एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव नहीं होता है। तो केवल इतना अंतर है कि उसमें निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे, जबकि
राष्ट्रपति का चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं निर्वाचक मंडल में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से यह पद रिक्त होने पर यह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या फिर अन्य किसी कारण से यह पद अगर रिक्त हो जाता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है। जैसे आप फरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के क्या काम है? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी वह संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय स्तर के सेवाओं के लिए पदों की सेवा, शर्त तय करना, परीक्षाओं का संचालन करना या फिर साक्षात्कार करना, विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिशें करना, यह इसका प्रमुख कार्य है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो संघ लोक सेवा आयोग का क्या काम है? संघ लोक सेवा एक संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य है अखिल भारतीय स्तर पर एवं केंद्रीय स्तर के सेवाओं के लिए पदों की सेवा तय करना, परीक्षार्थियों का संचालन करना और साक्षात्कार करना, विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों को सिफारिश करना या संघ लोक सेवा का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का पूरा नाम लिखिए। आईएएस और आईपीएस। तो आईएएस का पूरा होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा और आईपीएस का पूरा नाम होगा भारतीय पुलिस सेवा। इन दोनों उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा आयोग कितने प्रकार की होती है? तो भारत में सिविल सेवा आयोग 3 प्रकार की होती है। पहला है अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं के अंतर्गत आता है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। और दूसरा है केंद्रीय सेवाएं। तो केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत आता है भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवा। और तीसरा है प्रांतीय सेवा। तो इसके अंदर आता है बिक्री कर अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीति के हाथ का खिलौना बन जाती है, कैसे? तो नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है, पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती, लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है तब इसमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है तथा ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई है, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, उसका वर्णन कीजिए। तो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका निम्न प्रकार से होती है। यदि भारत में किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति एक लंबी प्रक्रिया अपनाते हैं तथा किसी गठबंधन के नेता को अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकते हैं और पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को भी कह सकते हैं राष्ट्रपति। जैसे 1998 के चुनाव में किसी भी दल का बहुमत नहीं मिला था तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें मिली थी जो बहुमत से 21
कम थी। तब राष्ट्रपति नारायणन, उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायणन, तो KR नारायणन ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, और इसमें भी आगे चलकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीटो पावर का निषेधाधिकार क्या है? तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की शक्ति होती है, जिसमें वह सांसद द्वारा पारित विधेयकों को यानी विधेयकों, जिसमें से धन विधेयक को छोड़ करके, तो जितने भी संसद द्वारा पारित विधेयक होगा उस पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकते हैं, धन विधेयक छोड़ करके, या फिर स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति उसे सांसद को लौटा भी सकते हैं, पुनर्विचार के लिए सांसद को लौटा सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति का वीटो पावर है, राष्ट्रपति का, इसी को वीटो पावर या फिर निषेधाधिकार कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे कार्यपालिका चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।